नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग मानसून की चर्चा करेंगे। मानसून की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। मानसून की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मानसून क्या होता है। तो मानसून ऐसी हवाओं को कहा जाता है जो एक वर्ष में दो बार जो एक वर्ष में दो बार अपनी दिशा को बदलती है, या जिसकी दिशा में दो बार परिवर्तन होता है। तो ऐसी हवाएं जो एक वर्ष में दो बार अपनी दिशा को बदलती है उसे मानसून कहते हैं। जाड़े में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और गर्मी में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। तो अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में जैसे बात करें तो जाड़े में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, मतलब ये इस तरीके से बहती है, और गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि गर्मी में इस हवा की दिशा जो है वो इस तरह होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसे मानसून हवा कहा जाता है। अब मानसून हवा कहाँ से आया, तो ये एक अरबी वर्ड है मौसम, जिससे कि मानसून की उत्पत्ति होती है। जिससे कि मानसून डिराइव हुआ है मौसम शब्द से, और चूँकि अरबी शब्द है तो जाहिर है कि अरब के ही किसी महापुरुष ने इस शब्द को जन्म दिया होगा। तो अल मसूदी नाम के एक साहब थे जिन्होंने मानसून शब्द को डेवलप किया था। उसकी उत्पत्ति में इनका योगदान माना जाता है। तो ये हो गया मानसून के बारे में हल्का सा छोटा सा जिक्र कि मानसून ऐसी हवाओं को कहते हैं जो एक वर्ष में दो बार अपनी दिशा को बदलता है। जाड़े में इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाती है, और गर्मी में इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाती है। मानसून एक अरबी वर्ड है, मौसम उससे जनरेट हुआ है, और अलमशूदी नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने मानसून शब्द की खोज की थी। तो मानसून की उत्पत्ति में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें कि मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत ये एडमंड हेली नाम के एक ब्रिटिश थे। इन्होंने 1686 में इस संकल्पना की खोज की थी, और बताया था कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो इन कारणों से होती है। तो इससे पहले हमें दो चीज़ जो है वो जानना ज़रूरी है। इन चीज़ों को जानने से पहले आप दो चीज़ों को समझें तो इससे पूरा का पूरा वायुमंडल भी क्लियर होगा, और हवा का डायरेक्शन जो हवा में परिवर्तन होता है वो भी पता चलेगा कि वो कैसे होता है। तो पहला पॉइंट जो है आपको वो याद रखना है, टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा प्रेशर वहाँ पे कम होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक याद रखना है। और दूसरा चीज़ जो है याद रखने को, वो हवा जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ये दो चीज़ जो है, टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ दाब जो है वो कम होगा, एक ये याद करने वाली बात है। और दूसरा जो है, हवा उच्च वायु दाब से
निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इन दोनों चीज़ों को याद करना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। याद करने वाली बात ये है नहीं, इनको समझना ज़रूरी है। तो अब जो है हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा है मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। तो इसको जैसे बताया कि एडमंड हेली नाम के एक महापुरुष थे, जिन्होंने 1686 में इस संकल्पना को दिया था। और इस जो एडमंड हेली की संकल्पना थी, उसके अनुसार ये था कि मॉनसून की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी पे स्थल और जल के असमान वितरण एवं उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। तो एडमंड हेली ने 1686 में इस सिद्धांत की कल्पना की थी, और जिसमें ये दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट थी कि पहला तो स्थल और जल का असमान वितरण पृथ्वी पे होता है, और इस स्थल और जल के गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। तो जैसे अगर हम भारत के ही बारे में बात करें, तो अगर आप देखेंगे कि अगर भारत की बात करें, तो आप जैसे मान लें ये आपका ये इंडिया का स्ट्रक्चर है, ये आपका नॉर्थ पोल इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो स्थल और जल के असमान वितरण के कारण उत्तरी भाग में जैसे आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो स्थल से है और घिरा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल का ज़्यादा हिस्सा है। तो इनके असमान वितरण और उनके गर्म और ठंडा होने के कारण होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है तापीय संकल्पना के आधार पे मानसून को दो भागों में विभाजित किया। पहला था ग्रीष्मकालीन मानसून, और दूसरा पॉइंट है शीतकालीन मानसून। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून में एक्चुअली होता क्या है, ये इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी हो गया, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति में क्या होता है कि जैसे देखिए 21 मार्च को जो है सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पे चमकता है, परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबवत चमकता है। 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है, यानी सूर्य की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य की किरण सीधी पड़ने लगती है। और जो ग्रीष्मकालीन मानसून में है, ये 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत चमकता है।
ठीक है। इस लंबवत चमकने के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सौर ऊर्जा जो है, उस सूरज की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया। और अगर हम भारत की अगर बात करते हैं तो देखिए, जैसे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में इस पॉइंट पे अगर भारत है तो 21 जून को भारत के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी सूरज की ऊर्जा मिलती है, और पेशावर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कम हो जाता है, तो निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। वही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में चूँकि टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। पेशावर में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है आपका 0 डिग्री के बाद ये एरिया यहाँ पे इस क्षेत्र में उच्च दाब का बना और ये निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो हवा जो है मूव करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ये हवा मूव कर रही होती है जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून होती है। और चूँकि यहाँ पे हवा क्या होता है कि सागर से स्थल की ओर मूव करती है। जब सागर से स्थल की ओर मूव कर रही है तो सागर के ऊपर से मूव करते समय जब गुजरती है तो ये काफ़ी नमी लेकर के चलती है, और स्थल वाले भाग में जब भारत के स्थल के ऊपर से चलती है और यहाँ पहाड़ों वगैरह से टकराती है तो ये वर्षा कराती है। इसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। और वहीं अगर हम शीतकालीन मानसून की बात करें तो शीतकालीन मानसून के समय क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य जो है लंबवत चमकता है। इधर सूर्य लंबवत चमकता है इस साइड। जब सूर्य इस साइड लंबवत चमक रहा है तो याद कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और जब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हुआ तो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। ऊपर की ओर हाई प्रेशर हो गया, नीचे की ओर लो प्रेशर हो गया। उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना। तो जाड़े के समय में फिर क्या होता है कि हवा की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है, और हवा जो है इस तरीके से मूव करने लगती है। तो हैली ने जो बेसिकली संकल्पना दिया था, हैली की संकल्पना बस यही थी कि स्थल और जल के असमान वितरण और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होता है। इस हिसाब से उन्होंने बताया कि 2 तरीके के मानसून का फिर जनरेशन होता है। एक ग्रीष्मकालीन मानसून होती है और एक शीतकालीन मानसून होती है। ठीक है। और ग्रीष्मकालीन मानसून में कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, जो उत्तरी गोलार्ध है उस पर हाई टेम्परेचर हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है, जो कि पेशावर के आसपास निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मूव करती है, जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून में हो जाता है। अब शीतकालीन मानसून में क्या होता है कि ठीक जो है ग्रीष्मकालीन मानसून का उल्टा हो जाता है। शीतकालीन मानसून में हवा जो सूरज की किरण है वो दक्षिणी मकर रेखा पे लंबवत चमकती है, तो वहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर बन जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है जाड़े के समय में। तो हवा फिर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ मूव करती है। ये तो थी एडमंड हेली की संकल्पना। और अगर हम एडमंड हेली की आलोचना की बात करें तो इन्होंने जो संकल्पना थी इसके जो इसमें जो क्रिटिसिज्म हुए, पहला तो ये था कि जो एडमंड हेली ने कॉरियोलिस बल के बारे में चर्चा नहीं की। कॉरियोलिस बल एक्चुअली ये हवा के मूवमेंट से है। हवा का कॉरियोलिस बल ये बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं ओर घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी
हवा अपने बाईं ओर घूमती है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये है कि कॉर्डियलिस बल जो है, एडमंड हेली ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। और जो दूसरा इनका क्रिटिसिज्म होता है कि जलवाष्प जो है, जलवाष्प वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके बारे में हेली ने नहीं बताया। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये होता है कि निम्न दाब का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, निम्न दाब का क्षेत्र अप्रैल के आसपास बनने लगता है, लेकिन वर्षा मध्य जून से शुरू होती है। ठीक है, निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो भारत में आप देखेंगे कि अप्रैल के आसपास से ही बनने लगता है, लेकिन जो मानसून की जो भारत में प्रवेश होता है वो मध्य जून के आसपास होता है। तो हेली जो है इसको डिस्क्राइब करने में, इसको एक्सप्रेस करने में ये असमर्थ रहे। और जो चौथा है कि जो अगर ये तापीय प्रभावित होता तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर मानसून के विपरीत हवा का परिसंचरण होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है, ये हेली के जो तापीय संकल्पना में इन चीज़ों का क्रिटिसिज्म हुआ। इन चीज़ों के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि हेली ने इन सब चीज़ों के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं की है। इसके बाद एडमंड हेली के बाद जो है गतीय संकल्पना आती है, फ्लोन महोदय हैं, वो 1951 में लाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।